अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी बाउंसर। एक गैप आया था क्रिकेट वर्ल्ड कप की वजह से, लेकिन अब क्रिकेट वर्ल्ड कप गुजर गया है, लेकिन क्रिकेट की बातें जारी रहेंगी क्योंकि नॉन स्टॉप क्रिकेट है और दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े सुपरस्टार लेजेंडरी इंजमामुल हक हमारे साथ आज बाउंसर में मेहमान होंगे। दुनिया क्रिकेट के बड़े बैट्समैन हैं, बाउंसर मानना उनको आसान काम नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं कि कुछ क्रिकेट की बात और कुछ हल्के फुल्के बाउंसर्स भी हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम इंजमाम भाई, आपको वेलकम भी करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो क्रिकेट वर्ल्ड कप सोचा भी नहीं था लोगों ने, आपने तो नहीं, लेकिन मैं आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा डिस्कशन हो रही थी कि शायद टीम अच्छी सेलेक्ट नहीं हुई, लेकिन उसने जाके बहुत अच्छा परफॉर्म किया। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुएब बिल्कुल सही कह रहे हो क्योंकि जी किसी ने भी तवक्को नहीं की थी, इसलिए क्योंकि जो पहली टीम अनाउंस हुई थी उससे बिल्कुल तवक्कुआत अच्छी नहीं थी। फिर आखिरी मौके पे इन्होंने आके चेंज किया, वो अच्छा किया, लेकिन आखिरी मौके पे आने के बाद भी इतनी तवक्को नहीं थी क्योंकि ये लड़के इतनी जल्दी जेल हो जाएंगे, टुगेदर हो जाएंगे, इतनी पॉजिटिव क्रिकेट खेल लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में क्रेडिट देना चाहिए कि हमें जो हमारी मैनेजमेंट थी, सकलैन एंड टीम को, इनको क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि जी इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। और बाबर आजम दूसरा के जी बड़े अच्छे उसमें लग रहा था कि जी कप्तान है कोई, तो इनको क्रेडिट जाना चाहिए कि इतने अच्छे हालात में ये नहीं गए थे कि जी आखिरी दिनों में बिल्कुल आपने चेंज किया था। टीम ने कहीं भी प्रैक्टिस नहीं की थी। मेरा तो ये ख्याल है कि 6 महीने पहले आप एक टीम सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि उसके फिर उस कम्बिनेशन पे काम करते हैं। इतना टाइम नहीं मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी टीम ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, तो मेरे ख्याल में इसमें क्रेडिट जाना चाहिए टीम को। हाँ भाई, जहाँ क्रेडिट जाना चाहिए वहाँ पर अगर हम बात करें, क्या वाकई हमने वर्ल्ड कप में अच्छा खेला? एज अ क्रिकेट लवर मैं नहीं पूछ रहा आपसे, आप ग्रेट कैप्टन हैं, या आप समझते हैं कि कहीं हम वीक थे, छोटी टीमों के खिलाफ हम फंस भी रहे थे? टीम ने ऐसे बहुत अच्छा खेला, लेकिन मेरी कुछ रिजर्वेशंस हैं कि जी जिस तरह पहले 6 ओवर्स में हमें थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी, ठीक है, एंड के ओवर्स हमें थोड़े से बेहतर करने चाहिए। इसमें हमारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि स्पिन डिपार्टमेंट में जिस तरह शादाब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उसने बेहतर बॉलिंग की है, तो ये वाला अच्छा हो रहा है, लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट की हमें ज़रूरत है। मैं ये समझता था कि जो सेमीफाइनल था जिसकी अगर हम बात करें, तो पहले जो उनसे 10 ओवर थे उसमें हमने थोड़ा सा ज़रा उतना फ़ायदा नहीं उठा सके। जो टीम भी फ़ायदा नहीं उठा सकी वो हार गई, ठीक है ना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम में ये एबिलिटी थी कि जी हम इसको और बेहतर कर सकते थे, क्योंकि जितनी भी टीमें क्रिकेट खेल रही थी वर्ल्ड कप में, हमारी टीम सारों से बेहतर खेल रही थी। और रिजवान और बाबर आजम ने ये नहीं कि पाकिस्तान की तरफ से स्कोर तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया, लेकिन पूरे वर्ल्ड कप में सारों से बेहतर खेल रहे थे। तो मेरा ये ख्याल था कि जी इनमें इतनी एबिलिटी है, ये इससे भी बेहतर खेल सकते हैं। तो क्या कहेंगे, अगर आपने रिजवान और बाबर की बात करी थी, कि इस पेयर के बारे में कैसा रहा ये पेयर? नहीं, पेयर में तो कोई शक नहीं कि जी इन्होंने सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ओपनिंग के जितने रिकॉर्ड थे सारे तोड़ दिए, इंडिविजुअल रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाबर में और रिजवान में इतनी एबिलिटी है कि ये इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ये पाकिस्तान को इससे भी बेहतर तरीके से सर्व कर सकते हैं, ये इससे भी बेहतर तरीके से क्रिकेट खेल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में कि जी इनको उस चीज़ का सोचना चाहिए कि जी यहाँ नहीं रुकना चाहिए। कि अब मेरे ख्याल में सकलैन ने भी बहुत कोचिंग कर रखी है, हेडन भी है साथ, क्योंकि इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से टीम को मैनेज किया कि लोगों ने देखा टीम जेल हुई थी। बाबर आजम ग्राउंड में बड़ा ज़बरदस्त कैप्टनसी करता हुआ नज़र आ रहा था, तो इन्होंने भी ये वाली चीज़ रियलाइज़ की होगी कि ये यहाँ से ये जो उनसा हमारा डिपार्टमेंट है, पहले 10 ओवर वाला या 6 ओवर वाला, इसमें हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह जो बांग्लादेश गए हैं तो मेरे ख्याल में ये इसमें बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बाबर और रिजवान को मज़ीद तेज़ खेलना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं? अगर हम 10 ओवरों में 60 रन करें तो मेरे ख्याल में कि जी हमें 10 ओवरों में 80 रन करने चाहिए या 70 से 75 रन पे जाना चाहिए। और वो इसलिए कह रहा हूँ मैं आपसे, ये दोनों प्लेयर जो खेल रहे हैं, बाबर और रिजवान, ये नहीं कि ये इस टाइम पाकिस्तान के बेस्ट हैं, ये वर्ल्ड बेस्ट हैं इस टाइम। देखिए फाइनल भी जो हुआ था न्यूजीलैंड का और ऑस्ट्रेलिया का, उसमें सिर्फ एक चीज़ आप सिर्फ नोट करें कि न्यूजीलैंड ने 10 ओवरों में 7 रन किए थे, उन्होंने 83 रन किए थे। 26 रन के गैप ने ना 10 ओवरों में वर्ल्ड कप का फाइनल ख़त्म कर दिया था। जो 172 चेज कर रहे थे, वो पहले 10 ओवरों में आपको पता चल गया था कि ख़त्म हो गया। तो जो टीम इस चीज़ का एडवांटेज ले जाती है तो मेरे ख्याल में वो फ़ायदा उठा जाती है। इंजमाम भाई, क्या
इस खबर में सदाकत है या ये सच है कि बाबर आजम का रिमोट आपके हाथ में है, जैसा आप चाहते हैं बाबर आजम वैसा करते हैं, ये जो मशवरे आप देते हैं बाबर आजम उस पर ही अमल करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर कोई इस तरह का सोच रहा है, मेरी बिल्कुल भी इस तरह की बात नहीं है। और मैंने ये बात एक दो दफ़ा पहले भी सुनी थी, तो मैं बिल्कुल लोगों को साफ बता रहा हूँ कि इस पूरे T20 के वर्ल्ड कप में मेरी एक दफ़ा भी बाबर आजम से बात नहीं हुई, अगर कुछ लोग ये समझते हैं। और देखो, मैं यहाँ बैठ के अब भी जो ये मशवरा दे रहा हूँ ना, तो वो ऐसे इसलिए नहीं दे रहा कि जी मैं इन पे क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ। नहीं, ये पाकिस्तान के दोनों बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। मैं बेटरमेंट के लिए दे रहा हूँ। मैं यहाँ दे रहा हूँ, अगर मेरी इन दोनों से अगर मैं फ़ोन पे बात कर रहा होता तो मैं इन दोनों को सामने भी यही वाला मशवरा देता। जो टीवी पे दे रहा हूँ वो इनको सामने भी देता ये वाली चीज़। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी इनसे कोई है, मेरे से हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जी ये मेरे उस पर चलते हैं, तो मैं ना उनको मेरे साथ इस तरह करना चाहिए, ना मैं इस चीज़ को बेहतर समझता हूं। नहीं, मैं पॉजिटिव वे में कह रहा था कि जैसे बाबर आपके पास आते हैं, जब यहाँ पर आते हैं तो मुफीद मशवरे लेके जाते हैं। मैं पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहा हूँ, इसको नेगेटिविटी की तरफ नहीं लेके जा रहा। नहीं, मेरे पास तो जिस तरह आपने कहा कि जी बाबर जहाँ आते हैं तो मेरे से मशवरे लेके जाए, रेगुलर कोई भी इस तरह नहीं आता। लेकिन मेरे पास दूसरे काफ़ी सारे प्लेयर आते भी रहते हैं और वो भी आके मेरे से मशवरा लेके जाते हैं जो इस टाइम टीम में नहीं है। क्योंकि जी किसी ने बैटिंग का पूछना हो, किसी को थोड़ी सी किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम हो, सो मेरे पास आ जाते हैं प्लेयर्स। तो मैं उनसे बातचीत करता हूँ बैठ के, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उनको पास करता हूँ। लेकिन ऐसा अगर कहीं कोई तासुर ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मेरा कहीं बीच में कोई इन्फ्लुएंस वगैरह है, तो इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं है। अच्छा, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, ये बहुत टॉक ऑफ टाउन बने हुए हैं कि अब इनकी उम्र बढ़ती जा रही है। तो आप क्या समझते हैं, ऑस्ट्रेलिया जहाँ शुएब मलिक के रिकॉर्ड भी अच्छे नहीं हैं, एज अ ग्रेट कैप्टन आप समझते हैं कि शुएब मलिक को आगे कैरी करना चाहिए या अब शुएब मलिक को किसी यंगस्टर को मौका दे देना चाहिए? किसी को बाहर निकालने के लिए उससे पहले आपके पास है ना रिप्लेसमेंट होना ज़रूरी है। बाहर निकालना ज़रूरी नहीं है, रिप्लेसमेंट ज़रूरी है। जिस तरह अभी भी इस वर्ल्ड कप, आपने तो इस वर्ल्ड कप में भी बाहर किया था इन्हें, लेकिन आपके पास रिप्लेसमेंट तैयार नहीं थी। ठीक है, रिप्लेसमेंट का होना ज़रूरी है। किसी को बाहर करना ज़रूरी नहीं है। बाहर करना सारों से आसान तरीका है, क्योंकि जी आज शुएब मलिक टीम में नहीं है, आज हफीज़ टीम में नहीं है, ये तो करना बहुत आसान है। लेकिन मुश्किल काम ये है कि जी इनकी रिप्लेसमेंट तैयार करना। आपके पास रिप्लेसमेंट है, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे लोग। और अगर ये दोनों परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं और मैनेजमेंट को लगता है कि ये फ़ायदेमंद है, तो इनसे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। फिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इसलिए एक तो ये स्कोर से करेंगे, एक फिर ये एक्सपीरियंस है, ये दूसरों को गाइड भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जब इसकी उम्र 40 साल हो गई तो इसको टीम से बाहर होना चाहिए। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर आप 25 साल की उम्र में भी सही नहीं दे रहे तो बाहर हो जाना चाहिए। 40 साल की उम्र में भी सही परफॉर्मेंस दे रहे तो आपको खेलना चाहिए। बॉलर्स हमारे अच्छे होने के बावजूद टॉप 10 में भी नज़र नहीं आ रहे। आप मुतमईन हैं हमारे बॉलर्स की जो परफॉर्मेंस थी, या आप समझते हैं कि हमारे बॉलर्स ने वो रोल अदा नहीं किया जो उनकी स्ट्रेंथ है? नहीं, बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, ऐसी नहीं बात, लेकिन ये है कि इससे बेहतर करना चाहिए था। ठीक है, शाहीन है, जिस तरह शादाब है या हसन अली है, ये ऐसे बॉलर्स हैं, या हारिस रऊफ़ है, ये सारे ऐसे बॉलर्स हैं, इनमें इतना पोटेंशियल है कि जी ये और भी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है, और मैं ये वाली बात इसलिए कह रहा हूँ, देखो कि आप हारिस रऊफ़ है ना, एक मैच में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता है, ठीक है ना, अगले मैच में उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल दूसरी तरफ हो जाती है। इसका क्या मतलब है कि इनमें पोटेंशियल है, ये कर सकते हैं बेहतर, लेकिन अभी इन्होंने अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर रहे उस तरह। तो ये इनको करना चाहिए। शाहीन में बहुत पोटेंशियल है, ठीक है, तो इसको परफॉर्मेंस नहीं बेहतर करनी चाहिए, इसको वर्ल्ड के बेस्ट पहले 2-3 बॉलर्स में होना चाहिए। और इसी तरह जिस तरह शादाब आज से 3-4 साल पहले आया था, जितना पोटेंशियल इसके पास था, मेरे ख्याल में अभी तक इसने अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं किया। इसको उस पर करना चाहिए परफॉर्मेंस। इंद्र भाई, आपने कहा कि टीम आपको वर्ल्ड कप में जेल नजर आई। यही टीम वर्ल्ड कप से पहले कोचेस दूसरे थे, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हार गई, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मुश्किल में रही। क्या कोचेस की आने की वजह से इनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई? यही टीम थी, सिर्फ शुएब मलिक इंडक्ट हुआ। देखिए, ये बड़ा ख़तरनाक बाउंसर है आपका। एक तो मेरी उन दोनों से दोस्ती भी है, तो लेकिन देखिए,
मिसबा को और वकार को ना आप बिल्कुल डिग्रेज नहीं कर सकते कि जो परफॉर्मेंस थी, आप इसको इस नज़र से देखें कि जी इन्होंने 2-3 साल उनके साथ मेहनत की थी और उस मेहनत का ये फल अब मिल रहा था। ओके। लेकिन इन जो कोचेज़ ने हैं इनको भी क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि जी इन्होंने भी आके ना, देखो लड़के तो सारे वही थे जो पिछले 3-4 साल से खेलते आ रहे थे। ये नहीं कि जी मिसबा और वकार का बीच में हाथ नहीं था, नहीं, उनकी भी मेहनत थी, उन्होंने भी रगड़ा खाया, उन्होंने भी मेहनत की है, ठीक है। और इन्होंने आके एक टाइम पहले भी था, वो टाइम ये था कि जी वकार यूनुस पहले भी हटा था, तो वो मोहसिन भाई कोचेज़ आए थे तो एकदम सीरीज़ें जीत गए थे। ये नहीं कि जी आप एकदम आती सीरीज़ें जीतने शुरू हो जाते हैं और पीछे वाले की मेहनत नहीं होती, नहीं, पीछे वाले की मेहनत होती है, उसको भी क्रेडिट देना चाहिए। मिसबा और वकार का भी क्रेडिट है क्योंकि जी जो लड़के तो सारे वही थे ना, तो उनका भी क्रेडिट है। और जी नए सकलैन आया या हेडन था या फ्लेंडर था, इनको भी क्रेडिट जाना चाहिए कि इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। मेरे ख्याल में वकार और यूनुस ने भी काफ़ी मेहनत, उसने मिसबा ने और यूनुस ने भी बहुत मेहनत की थी, तो उनको भी क्रेडिट देना चाहिए किसी तरह। द ग्रेट इंजमाम उल हक हमारे साथ हैं। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इनसे कई और बातें भी पूछनी है। वेलकम बैक। आपको इंतजार होगा कि इंजमाम भाई मजीद क्या बताते हैं, तो चलिए इंजमाम भाई की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्रेडिट वाली बात कोई पहले आगे बढ़ा लेते हैं, फिर आगे सवाल पूछूंगा। क्रेडिट की बात कर रहे हैं, ऐसा परसेप्शन शायद कायम हुआ कि मैथ्यू हेडन ही सब कुछ कर रहे हैं, जबकि सकलैन मुश्ताक भी टीम के साथ हैं, वो भी टीम को मोटिवेट कर रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन एक परसेप्शन जो गालिबन पीसीबी की वीडियोस से लगा कि सिर्फ मैथ्यू हेडन ही टीम को सब कुछ कर रहे हैं। समझ रहे सकलैन के साथ ज्यादती हो गई थोड़ी? मेरे ख्याल में सकलैन का जो सा कोचिंग का तजर्बा है ना, वो मैथ्यू से ज़्यादा है क्योंकि जी उसने न्यूजीलैंड के साथ भी किया है, वेस्ट इंडीज़ के साथ भी किया है, इंग्लैंड का जो सा विनिंग वर्ल्ड कप स्क्वाड था उसका भी ये पार्ट था कि मैनेजमेंट का। तो सकलैन का जो काम करने का स्टाइल है ना कि जी वो आपने कहीं भी उसको नहीं देखा कि जी वो आपको फ्रंट पे दिख रहा हो, क्योंकि जी उसने कोई बहुत ज़्यादा इंटरव्यू दिए हो या मीडिया के सामने बहुत ज़्यादा आया हो, या आप उसको देख रहे हो कि मैच से पहले वो बाबर के साथ खड़ा होकर विकेट देख रहा है और जी, और वो उसको मेरे ख्याल में फ्रंट पे आने का इतना शौक़ नहीं है क्योंकि जी वो अपने आराम से काम करने का उसका है। लेकिन देखो ये क्रेडिट है ना, जिस मर्ज़ी को कहे कि जो हेड कोच है ना, जिस टाइम हारते हैं ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को लेनी पड़ती है, जीतते हैं तो क्रेडिट उसी को ही जाता है। तो हाँ, ये उसकी टीम थी, मैथ्यू हेडन और ये फ्लेंडर उसकी टीम ज़रूर थी, लेकिन क्रेडिट गोज़ टू सकलैन के कि जी उसने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। चीफ सिलेक्टर डमी है या रबर स्टैंप है? क्योंकि आप जैसा ताकतवर चीफ सिलेक्टर, स्ट्रॉन्ग चीफ सिलेक्टर जो अड़ जाता था, अपनी बात मनवाता था, अब एक ऐसा तासुर मिल रहा है कि शायद चीफ सिलेक्टर को जो भी कुछ कह दे, इवन के सोशल मीडिया पे भी लड़के टीम में आ जाते हैं। तो आपको लगता है कि ये चीफ सिलेक्टर डमी है? वैसे मैं इतना सख्त चीफ सिलेक्टर नहीं था जितना मैं मशहूर हूँ। मैं तो कप्तान और कोच का बड़ा ख्याल करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन ये कि जो मोहम्मद वसीम है, ये तासुर कुछ इस तरह का आया है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जी मैं अगर मशवरा दूँ किसी को, इनको मुझे नहीं पता कि जी सोशल मीडिया से टीम बनाता है या कहाँ से बनाता है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लेकिन देखो, अगर आपने टीम की अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं ना कि जी आपकी टीम मुसलसल परफॉर्मेंस करे, अच्छा करे, तो फिर कोच को, कप्तान को और चीफ सिलेक्टर को एक पेज पे होना चाहिए। चले मैं इस सवाल को दूसरे अंदाज में पूछ लेता हूँ जी। एक वर्ल्ड कप का स्क्वाड एक चीफ सिलेक्टर अनाउंस करता है, हाँ। फिर उस वर्ल्ड कप के स्क्वाड में 3-4 खिलाड़ी चेंज हो जाते हैं, तो क्या चीफ सिलेक्टर ने पहले जो स्क्वाड सेलेक्ट किया वो गलत सेलेक्ट किया, या वो इतना कमज़ोर था कि उसको इंडक्शन करना पड़ी? कहीं तो चीफ सिलेक्टर कमज़ोर नज़र आया? नहीं, ये तो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है क्योंकि जो इन्होंने पहले टीम अनाउंस की थी वो सही नहीं थी, ठीक है। सिलेक्शन को गलत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जी अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी ये 14 से 15 लड़के सही हैं और उनसे 2 से 4 इनिंग्सों में स्कोर नहीं हुआ तो आपने उसको उठा के चेंज कर दिया, तो ये सिलेक्शन गलत है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की गलत है। तो ऐसी गलती करने वाले चीफ सिलेक्टर का क्या इखलाकी तौर पे जवाब रहता है कि वो चीफ सिलेक्टर रहें, या आप समझते हैं कि अब चीफ सिलेक्टर को तब्दील होना चाहिए? देखिए, ये बोर्ड का डिसीजन है। और मैं दूसरी एक चीज़, ये आप इसको इस नज़र से देखें, जिस टाइम हम सकलैन को क्रेडिट दे रहे हैं, बाबर आजम को क्रेडिट दे रहे हैं, टीम को क्रेडिट दे रहे हैं,
तो फिर चीफ सेलेक्टर को क्रेडिट क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि उसकी टीम तब्दील हो गई इसलिए नहीं दे रहे। नहीं, अगर तब्दील की भी तो सही, तो चीफ सेलेक्टर ने तब्दील की। देखो जिस टाइम टीम जीतती है तो फिर क्रेडिट सारों को जाता है। फिर ये नहीं होता कि जी ठीक है उसकी याली उसकी गलती थी, लेकिन उसने जिस टाइम बाद में टीम अनाउंस की, या तो आप मेरे से ये कहें कि जी बाद वाले जो उनसे लड़के थे वो उसने नहीं रखे, किसी और ने रखे। अगर उसने रखे हैं तो मेरा फिर ठीक है कि जी तो नहीं, तासुर इंतजाम में यही आ रहा है कि बाद वाले लड़के कहीं और से आए। अब मैं तासुर पे तो नहीं बात कर सकता मैं तो यकीन पे बात कर सकता हूँ। लेकिन अगर देखो अगर सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं, हम ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बेहतर परफॉर्मेंस दी है, लड़के बहुत अच्छा खेल रहे हैं, टीम यूनाइटेड लगी है, फिर क्रेडिट में सिलेक्शन को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आपका पॉइंट सही है, वैलिड बात है। इंतजाम भाई, हसन अली से क्या ड्रॉप हुआ, सारे उसके पीछे शुरू हो गए, इवन कि इंडिया से ट्रेंड शुरू हो गया कि हसन अली ऐसा, हसन अली ऐसा। शाहिन शाह अफरीदी ने भी तो 3 छक्के खाए। आप ग्रेट कैप्टन होने की हैसियत से क्या देख रहे हैं कि मैच कहाँ पे बदला? हसन अली को वो तो अब ज़रा असल में कैच ड्रॉप हो गया तो प्रेशर तो आना था, क्योंकि जी क्रूशल मौके पे जिस टाइम आप कैच ड्रॉप करोगे तो प्रेशर तो आएगा आप पे। सो लेकिन ये गेम का हिस्सा है, सो ये हो जाता है। सो असल में एक ओवर में 22-23 रन हो जाना ये भी एक अलहदा से एक और मसला है कि जी आपको 3 बॉलों पे 3 छक्के लग गए। तो ये शाहिन आफरीदी के लिए भी, क्योंकि जिस कैलिबर का शाहिन आफरीदी बॉलर है, हम उससे ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि 2 ओवरों में 22 चाहिए था। हम ये तवक्को कर रहे थे कि जी आखिरी ओवर में हारिस रऊफ को 13 से 14 रन मिलेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में मैथ्यू वेड है जो बहुत अच्छा खेल गया। शाहिन आफरीदी की जहाँ तक बात करें, हाँ उसको भी रियलाइज़ हुआ होगा, ठीक है कैच ड्रॉप हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि आप 3 छक्के खा लें, तो उसको भी बेहतर बॉलिंग करनी चाहिए थी। और मेरे ख्याल में कोई बॉलें ऐसी बुरी नहीं थी, लेकिन उसने उसका एडवांटेज उठा लिया कि जो 2 शॉट्स उसने मारे हैं वो उसने पूरा रिस्क लेके मारे हैं, कि जो स्कूप इस तरह किए हैं इस पे आउट भी हो सकता था, लेकिन कामयाब हो गया। तो एक्सपीरियंस का यही फ़ायदा है कि जी प्रेशर में आप अपने नफ्स को कंट्रोल करके बेहतर रिजल्ट ले लेते हो। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया, सो हम नहीं कर सके ये। इंतजाम भाई, डेविड वार्नर ओपनर था, लेफ्टी है, मार भी रहा था, उसकी फॉर्म लग गई थी एक मैच पहले ही। हमेशा मोहम्मद हफीज़ जो है वो लेफ्ट हैंडर को जल्दी पकड़ लेते हैं, जल्दी आउट कर लेते हैं। तो क्या ये गलत फैसला नहीं था कि हमने दूसरा ओवर उनको दिया ही नहीं? T20 में ना आपको 1 ओवर चाहिए होता है स्टार्ट होने के लिए, क्योंकि जी मैच को टर्न करने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये वाला डिसीजन बड़ा क्रूशल था कि जी जिस टाइम आपने किया कि आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई। अगर वहाँ आप हफीज़ को भी लेके आते ना तो आपका चांस बन सकता था। तो ये कैलकुलेशन है ना, ये आगे पीछे इस तरह की होती रहती हैं कि अब मैं ये समझता था कि मैं जिस टाइम बैठा था, जिस टाइम शाहीन को ओवर दिया, हालांकि शाहीन को ओवर सेकंड लास्ट ओवर देना बिल्कुल सही था, इसमें कोई नहीं, उसको भी 22 स्कोर हो गया, ठीक है ना। मैं वहाँ ये चाह रहा था कि जी आप है ना वहाँ ओवर इमाद वसीम को लेके आए, क्योंकि वहाँ बॉल थोड़ा सा ज़रा पुराना हुआ था और ये थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि जी ग्रिप होने का चांस है, और वो मुसलसल फास्ट बॉलर्स को खेले जा रहे थे। तो मैंने कहा कि जी स्पिनर्स है ना मे भी कुछ रोल कर सकता था, लेकिन ये एक चांस लेने वाली बात है। हालांकि उधर बाबर आजम का डिसीजन ठीक था कि शाहीन को लेके आने का, कोई गलत डिसीजन, उसको भी 22 हो गया। तो इस तरह की चीज़ें है ना ये हो जाती हैं कैप्टनसी में, ऐसा नहीं है। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि उस टाइम जो 6 ओवर में इमाद वसीम को दूसरा ओवर देना कैलकुलेशन सही नहीं थी वाली, लेकिन इस तरह की चीज़ कप्तान कभी कभार रिस्क लेते हैं, कभी कामयाब हो जाता है, कभी कामयाब नहीं भी होता। इमाद वसीम पाकिस्तान टीम में शामिल हैं, अगर एक स्पिनर 4 ओवर का कोटा अपना पूरा नहीं कर सकता तो फिर क्या वो एक खिलाड़ी की जगह नहीं मार रहा है? ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, ग्रेट कैप्टन होने के साथ साथ आप एक कामयाब चीफ सिलेक्टर रहे हैं जिनके दौर में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता। अगर आप पूरे ओवर नहीं करवाते और उससे हाफ ओवर में खेलते हैं तो फिर ये पाकिस्तान टीम का नुकसान है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जी इमाद वसीम है ना, इसको 4 ओवर करने चाहिए, और ये नए बॉल तो अच्छा करता ही है, ठीक है, कि इसमें तो कोई शक नहीं। मैंने जितनी इसको क्रिकेट खेलते हुए देखा, मैं ये समझता हूँ कि ये पुराना बॉल भी अच्छा करता है, लेकिन हम इसको चांस नहीं लेते। अगर एक आधी दफ़ा मार पड़ जाए, एक आधी दफ़ा किसको T20 में मारनी पड़ती, सारों को मार पड़ती है। आप T20 में मार खाने से ना घबराएं, जिस टाइम आप मार खाने से घबराएंगे तो फिर आप बॉलिंग नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल में कि जी इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए।
अगर आप बिल्कुल सही बात है ये आपकी, अगर आप यूटिलाइज नहीं करते और 4 ओवर नहीं कराते तो फिर इसका टीम में आना मुश्किल है फिर। अच्छा, जो डेविड वार्नर ने हफीज़ के हाथ से बॉल स्लिप हुआ, डेविड वार्नर ने उस पर छक्का मार दिया, एक बहस चिढ़ गई कि जी स्पोर्टमैन स्पिरिट के अगेंस्ट काम किया, हालांकि इन द लॉ है तो खेल सकता है। आप क्या समझते हैं, क्या डेविड वार्नर ने गलत किया वो छक्का मार के? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली, उसने उसको यूटिलाइज कर लिया। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का तो मुजाहरा फिर आप कहेंगे कि जी आईसीसी ने जो रूल रखे हैं वो सही नहीं है, उसको चेंज करना चाहिए अगर बहस है। हसन अली, जब 5 मैच, छठा मैच भी ऐसा ही, आप समझते हैं कि गलत रीडिंग कर दी कप्तान ने, उसको रेस्ट दे देना चाहिए था बीच में अगर उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई? नमीबिया के खिलाफ मैच था, स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच था, 2 हल्के मैच थे। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जी हसन अली बेहतरीन बॉलर है और उसका इस सीज़न में T20 में भी पाकिस्तान की तरफ से मेरे ख्याल में 1 विकेट का फ़र्क पड़ा है, कि वरना वो हाईएस्ट विकेट टेकर था। तो उसकी इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जी वो बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन बास टाइम आपका जो सा बेहतरीन प्लेयर होता है ना, वो इन फॉर्म नहीं होता, टच में नहीं होता, तो उसको भी ज़रूरत होती है कि जी उसको रेस्ट दे दिया जाए। ठीक है, अगर आप बड़े मैच में, आपके पास जो बेंच पे लड़के बैठे थे, बेंच स्ट्रेंथ थी, आप उसको ट्राई करते, उसमें से आपको लगता है कि ये अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो आप हसन अली को बिठा भी सकते थे। क्या शादाब खान को ही नायब कप्तान होना चाहिए, या मोहम्मद रिजवान जो पूरा कैलेंडर ईयर बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया और पहले पाकिस्तान की निचले लेवल पे कप्तानी भी करते रहे हैं, चाहे ए टीम हो, शाहीन हो, बाकी हो, उनको नायब कप्तान होना चाहिए? देखिए, आपने ना शादाब को, इसमें कोई शक नहीं कि शादाब 1.5 साल से बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था और स्पेशली बॉलिंग से उनकी कोई अच्छी नहीं थी। उसी में आपने उसको वाइस कप्तान बनाया था, फिर आप उसको अभी तक कैरी करते हुए यहाँ तक लेके आ रहे हैं। अब इस वर्ल्ड कप में उसने बेहतर बॉलिंग की है, हालांकि मैं अब भी ये समझता हूँ कि जितना पोटेंशियल उसका है उस हिसाब से नहीं बॉलिंग की, लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो अब उसका कॉन्फिडेंस वापसी आ रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी अभी किसी इस तरह की चेंज करने की ज़रूरत है हमें। इंजमाम उल हक से गर्मा गर्म बातचीत जारी है, कहीं ना जाइएगा। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो और भी बहुत सारे सवाल पूछेंगे जो आपके ज़हनों में। वेलकम बैक। आपकी तरह मैं भी मुंतज़िर हूं कि इंजमाम भाई से और कई सवाल पूछूं, तो उन्हीं से पूछते हैं। पाकिस्तान टीम का कोच अब कौन सा होना चाहिए, क्योंकि जो सकी भाई हैं उनको कहा जा रहा है कि फॉर टाइम बीइंग है, मैथ्यू हेडन वर्ल्ड कप के बाद चले गए, अब पाकिस्तान के साथ जो है शाहिद असलम असिस्टेंट कोच की हैसियत से हैं, जो नॉकिंग वॉकिंग भी करवाते रहते हैं। अब पाकिस्तान को आगे कोचेस क्या लोकल जाने चाहिए? देखिए, मैं तो इस जो ये कोचिंग स्टाफ था सारा, तो मैं तो इसको क्रेडिट दूंगा क्योंकि जी बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने सारी चीज़ें मैनेज की हैं, और सकलैन को क्रेडिट जाना चाहिए क्योंकि जी वो हेड कोच था, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी। तो मेरे ख्याल में तो अगर सकलैन कंटिन्यू करता है तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो और ये प्लेयर्स की साइकी भी बेहतर तरीके से समझता है, सारी चीज़ें समझता है बेहतर तरीके से। और अगर आपने कोई गोरा जिस तरह मैथ्यू हेडन को और ये फ्लेंडर को लेके आए थे, तो बोर्ड का ये वाला इकदाम बहुत अच्छा था कि इन्होंने इसको सकलैन के अंडर रखा, सकलैन को हेड कोच बनाया। तो अगर आप अभी ये समझते हैं कि जी किसी को आना चाहिए, तो आप अपना किसी भी पाकिस्तान के अंडर ये वाले कोचेज़ आप लेके आ सकते। और जब मैथ्यू हेडन से उनको भी क्रेडिट देना चाहिए, ये नहीं कि उनको क्रेडिट नहीं देना चाहिए। अगर आप याली टीम भी कंटिन्यू करना चाहें तो ये कर सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि जी कोई इसमें ऐसी चीज़ है। अच्छा, बांग्लादेश का टूर अब शुरू होने वाला है, क्या समझते हैं कि बेंच स्ट्रेंथ को मौका देना चाहिए हमें, या क्योंकि कमज़ोर हरीफ है, लेकिन एक फियर भी है, एक खौफ भी है कि वो विकटें बड़ी स्लो बाउंस और टर्निंग ट्रैक्स बना के वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को हरा गए हैं, तो कहीं ये ना हो कि छोटी टीम हमें हरा दे। बांग्लादेश में करना ना, अगर कोई भी इसको आसान हरीफ समझ रहा है तो ये गलती है। अच्छा, अभी ऑस्ट्रेलिया जिस टाइम गया था खेलने वास्ते 4-1 से हार के आया था, जो इस टाइम वर्ल्ड चैम्पियन है। ठीक है, तो बांग्लादेश में बिल्कुल सही बात है कि जी अपनी पिचेस अपने हिसाब की बना के, स्पिनिंग ट्रैक वाली भी पिच बना के, तो वो काफ़ी मुश्किल डाल देती है जो टीम भी जाती है। तो पाकिस्तान के लिए भी इतना आसान नहीं होगा कि जी बांग्लादेश को बांग्लादेश में हराना। मुझे थोड़ी सी बेंच स्ट्रेंथ पे जो लोग जिक्र करते हैं ना, वो इस तरह जिक्र करते हैं कि पता नहीं कि कोई सेकंड कैटेगरी है, कोई दूसरी चीज़ है। ये पाकिस्तान के 14 बेहतरीन प्लेयर हैं, जिस टाइम इन्होंने 11 में भी नहीं चेंज किया था ना, क्योंकि जी बिल्कुल ही कि जी बेंच स्ट्रेंथ को
बेंच स्ट्रेंथ कोई अछूत चीज़ नहीं है, ये होते ही इसलिए है कि आपको ये खिलाने के लिए कि जी कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े तो ये खिलाए, कि ये इक्वली गुड होते हैं, उसी तरह के प्लेयर हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम बेंच स्ट्रेंथ को जी कहाँ आजमाएं, कहाँ नहीं आजमाना चाहिए। इनको आप हर जगह आजमाना चाहिए। इवन क्योंकि जी आपको वर्ल्ड कप में भी ज़रूरत थी ना, सो आपको वर्ल्ड कप में भी इनको आजमाना चाहिए था। आपकी बेंच स्ट्रेंथ इससे ऐसी होनी चाहिए। और ये लड़के जितने भी हैं तो इनको अपनी सिलेक्शन पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि जी आपने जो लड़के सेलेक्ट किए हैं क्योंकि जी ये बेस्ट हैं तो इनको आप कहीं भी खिला सकते हैं। आपको डिसीजन करते हुए घबराना नहीं चाहिए। ये नहीं कर रहे, घबराते नहीं है कि जी चेंज करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये क्यों नहीं सोचते कि चेंज करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। बेंच पे सरफराज अहमद भी बैठे हैं। हाँ, तो खिला देना चाहिए आपको। जहाँ रिजवान की अब देना, आपको खिलाना ही था कि जिस तरह रिजवान की तबीयत सुन रहे थे ठीक है जी ख़राब है ये वो, तो अगर रिजवान चलो उसने बड़ा हौसला किया, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी कि जी उसने बहुत डिटर्मिनेशन दिखाई। डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि जी मुमकिन नहीं है, तो अगर नामुमकिन होता तो किसने खेलना था। इनवाम भाई, क्या समझते हैं आपके भारतीय बैट्समैन, बहुत बड़ी बैटिंग लाइन थी उनकी, 200 रन से उनके लिए कोई मसला ही नहीं होता। क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में डरे हुए थे जब शाहीन शाह अफरीदी ने पहला बोल्ड मार दिया, पहला आउट कर दिया, उसके बाद वो डरे हुए थे क्या इंडियंस? मेरे ख्याल में इंडियंस मैच से पहले ही डरे हुए थे। और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी ना, अगर आप बाबर का और विराट कोहली का अगर इंटरव्यू देखें ना टॉस पे, तो दोनों की बॉडी लैंग्वेज से ही आपको पता चलता है कि जी प्रेशर किस पे है। हमारी जो उनसी टीम की बॉडी लैंग्वेज थी वो ज़्यादा बेहतर थी उनसे बहुत। तो वो आपने जो शुरू में ये नहीं कि शर्मा के आउट होने के बाद वो अंडर प्रेशर आए, शर्मा ही अंडर प्रेशर आया था। अच्छा, तो वो तो शुरू में सारे ही अंडर प्रेशर थे, क्योंकि जी वो इंडियन कभी इस तरह थोड़ी खेलते जिस तरह खेल रहे थे। वो T20 की अच्छी टीम है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि जो उनकी पिछले अगर साल 2 साल की परफॉर्मेंस देखो तो फेवरेट टीम थी। लेकिन वो इंडिया पाकिस्तान के मैच को उन्होंने इतना प्रेशर डाल दिया कि जी वही खुद ही प्रेशर में आ गए। तो पैर फंसे हुए नजर आ रहे थे उनके, ना फुटवर्क काम कर रहा है ना कुछ काम कर रहा है, जो भी आ रहा है बड़े से बड़ा नाम कोहली, बस वो भी स्ट्रगल करता हुआ नजर आया, सारे आउट हो रहे थे। नहीं, सारे उनके पैर के, उनके दिल फंसे हुए थे सारों के। तो पैर तो चल ही नहीं रहे थे बेचारों के, वरना वो आप ये पाकिस्तान से नहीं, उनके हारने के बाद जो फिर उनके देखे ना, दूसरी चीज़ ये कि जैसे वो पाकिस्तान से हार गए, ठीक है, उनको इतना क्रिटिसिज्म हुआ और बीच में 2 से 3 दिन का गैप था। अब ये होता ना अगले दिन भी मैच हो जाता तो ख़त्म हो जाता, वो 2 से 3 दिन में उन्होंने रच के उनको, मेरा मतलब है, क्रिटिसिज्म किया। वो बेचारे उनसे, वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी उनसे वो क्या नाम था, सेनेटर, और दूसरा क्या नाम है उनके, सऊदी, वो सऊदी नहीं खेलने जा रहे दोनों। हालांकि इंडियंस को इसमें तो कोई वो नहीं है कि बेस्ट प्लेयर्स हैं अगेंस्ट स्पिनर्स के, तो उन्हें सऊदी और सेनेटर ही नहीं खेलने जा रहे, तो वो उनके ऊपर वाला प्रेशर कैरी हो रहा है कि जी अब क्या होगा। वो उधर से भी गए। कोहली इवेंट से पहले ही कह गया था कि मैं इसके बाद कप्तानी छोड़ दूंगा। ये भी वजह थी कि उनकी टीम में शायद कप्तानी का कोई मामला चल गया होगा कि लड़कों का फोकस इधर उधर हो गया, जो आप कह रहे हैं कि कोहली की लैंग्वेज शुरू से ही गिरी हुई नजर आई। देखो, ये मैंने ये पहले कहा था, मैच से भी पहले मैंने कहा कि ये उनकी स्टेटमेंट है ना कि जी मैं इस के बाद है ना, इस इवेंट के बाद मैं कैप्टनसी छोड़ दूंगा। बहुत सारे लोग ये इस चीज़ का ज़रूर करते हैं कि जी इस इवेंट के बाद है ना मैं रिटायरमेंट ले लूँगा, कि ये मेरा आखिरी इवेंट है। कैप्टनसी का मुनासिब नहीं है ये, सही, क्योंकि जी आप अभी खेलना चाह रहे तो आप ये इस तरफ का इशारा करता है कि जी आपके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि जी आप ये कंफर्टेबल नहीं है आप इस चीज़ से। और दूसरी चीज़ पता क्या कि मेजर जो सा हुआ कि ये सारों को पता था कि जी इस टूर्नामेंट के बाद, T20 के बाद शास्त्री ने भी हटने के, ड्रेविड ने आना है, ये पहले से पता था। बिल्कुल। तो ये वाले साइन है ना इतने अच्छे नहीं थे। ये एक बड़े इवेंट से पहले नहीं होना चाहिए कि जी आपने भी हट जाना, मैंने भी हट जाना इस इवेंट में। सो आपकी अथॉरिटी चैलेंज हो जाती है, ठीक है ना। और इसका मतलब ये है कि जी आपके और बोर्ड के मामला सही नहीं चल रहे कि जी जो आप इस तरह कर रहे हो कि भाई आप क्यों कप्तान हटोगे, कि जी अगर आप वर्ल्ड चैम्पियन होके आते हो तो वर्ल्ड चैम्पियन होने के बाद आप अपना कोच और कप्तान हटाना चाहोगे। तो इसका मतलब है कि जी गड़बड़ थी बीच में कहीं। तो ये रोहित शर्मा
एक आमिर से ही तंग था, फिर शाहीन भी आ गया। हमारे क्या फास्ट बॉलर इंडियन बैट्समैनों को बड़े भारी पड़ते हैं? आपने तो कई मैचेस खेले। हमारे फास्ट बॉलर हमेशा इंडियंस पे भारी पड़े हैं। ये डरते हैं इंडिया वाले हमारे बॉलर से? देखो हमारे फास्ट बॉलर, देखो पेस बैटरी हमारे पास हमेशा से अच्छी रही है, और पाकिस्तान की बॉलिंग से सारी दुनिया थोड़ी सी शाइन से, ये नहीं कि जी इंडियन जाते हैं दूसरे भी हिलते हैं हमारी बॉलिंग से, हारिस रऊफ से, कि जी स्पीड तो है ना हमारे पास, तो मुश्किल डालती है। और इंडियंस को तो स्पेशली, क्योंकि इंडियंस भी हमारे ख़िलाफ़ और हम इंडियंस के ख़िलाफ़ ख़ास मोहब्बत से खेलते हैं तो ये तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। बॉब वुलमर जो है वो मरने से पहले कलमा गो हो गए थे, मुसलमान हो गए थे, कलमा पढ़ लिया था, फिर आपने कहा कि मेरा गुमान है, उसका तो बताएंगे। और कौन कौन से नॉन मुस्लिम से जो इम्प्रेस हुए या इंस्पायर हुए या जिन पे आपने मेहनत की कि ये मुसलमान हो जाए? हम है ना प्रैक्टिस कर रहे थे वेस्ट इंडीज़ में ना, तो उन्होंने टेंट लगा रखा था, गर्मी बहुत थी। मैं, मुश्ताक और बॉब वुलमर है ना टेंट में खड़े थे, पानी वगैरह पी रहे थे। तो कोई, मैं और मुश्ताक नमाज की बात कर रहे थे कि प्रैक्टिस के बाद नमाज पढ़ लेते हैं कोई इस तरह की। तो बॉब वुलमर ने कहा कि यार मुसलमान किस तरह होते हैं? तो मुश्ताक ने कहा कि जी मुसलमान होने के लिए ना, उसको पहले बताया कि जी अल्लाह को मानते हैं ये वो, और फिर पाक होते हैं, और फिर या अल्लाह कलमा पढ़ते हैं। तो उसने कहा कि अच्छा, उसने कौन सा कलमा पढ़ते हो, क्या चीज़ पढ़ते हो? तो मुश्ताक ने बताया कि जी ये कलमा पढ़ते हैं। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, स्लो पढ़ो कलमा, मैं तुम्हारे पीछे पीछे पढ़ूँगा कि किस तरह पढ़ते हैं। तो मुश्ताक ने फिर कलमा पढ़ा, तो बॉब वुलमर ने ना स्लो स्लो वो पूरा कलमा पीछे पढ़ा। ठीक है, तो मैं तो नहीं कह सकता कि मैंने कहा है कि जी मेरा गुमान है कि जी इस तरह का है। मैंने कहा मेरा गुमान है, अल्लाह करेगा कि अल्लाह ने कबूल कर लिया होगा उसको इसी तरह ही। ठीक है ना, वरना तो ये तो हमारे उलमा कराम बताएंगे, मुफ्ती हज़रात बताएंगे कि जी इसका क्या है। खैर ये तो उसके और अल्लाह के दरमियान है, उसके और अल्लाह के दरमियान, तो ये वाली बात थी। लेकिन आपने किस किस पे और पे मेहनत की, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आपके अमाल ऐसे होने चाहिए, आपके अखलाक ऐसे होने चाहिए कि जी दूसरा आदमी ना फ़ौरन मुतासिर हो इस चीज़ से। जितने दूसरे लोग भी आए थे ना, तो वो जिस टाइम हमारा ये वाला अमल देखते थे, ये वाली चीज़ें देखते थे, तो कुछ ने मुश्ताक से, किसी ने कुछ ने, उन्होंने उनसे कुरान लिया कि जी हमें पढ़ने के लिए दो, कि जी हम इसको रीड करना चाहते हैं कि जी ये क्या है। बहुत शुक्रिया इंजमाम भाई, आपने एक तफसीली टाइम दिया और वो सवाल जो आपके जहनों में थे उन सब के जवाब द ग्रेट लेजेंड इंजमाम उल हक ने दिए। उम्मीद है ये शो आपको पसंद आया होगा। आने वाले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।